हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर है और आज लेक्चर 2 में हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ साइबर क्राइम की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ साइबर क्राइम में हम ये देखेंगे कि साइबर क्राइम कैसे-कैसे धीरे-धीरे इवॉल्व हुआ थ्रू आउट द टाइम। तो इनिशियल फेज जो है मतलब बेसिकली 3 तरह के फेज हम देखेंगे। इनिशियल फेज है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और कैसे करंट स्टेज में आया। इनिशियल फेज में बहुत ही स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट होते थे इंडिविजुअल्स के द्वारा जो टेक्निकल क्यूरियोसिटी के लिए ये सब काम करते थे, ठीक है? प्रॉपर उनका फाइनेंशियल गेन का ऐसा कोई मोटिव ही नहीं रहता था। पर धीरे-धीरे ट्रांसफॉर्मेशन फेज में क्या हुआ, ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रॉफिट ड्रिवन क्राइम बन गया और कई बार तो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी होने लगी। जैसे कोई कंट्री ही इस चीज़ को करवा रही है दूसरी कंट्री को डिस्टर्ब करने के लिए। और करंट स्टेट में तो वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज हो गया है ये। मतलब अभी तक फिजिकल क्राइम से भी ज़्यादा इसका स्कोप हो गया है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्री इंटरनेट एरा से। जब बर्थ ऑफ कंप्यूटर मिसयूज़ हुआ था, कंप्यूटर मिसयूज़ स्टार्ट ही हुआ था। ये बेसिकली 1960s 70s का एरा था, ठीक है? 80s से पहले वाला ये सब एरा था। तो उसमें अर्ली कंप्यूटर्स जो थे बहुत ही बड़े-बड़े लार्ज मेनफ्रेम सिस्टम्स होते थे जो बेसिकली गवर्नमेंट या कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स के पास ही होते थे, ठीक है? तो उस टाइम में क्राइम कैसे होते थे अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेना, किसी रिसोर्स का मिसयूज़ कर लेना, डेटा मैनिपुलेशन बाय इनसाइडर कोई अंदर का आदमी कोई डेटा को मैनिपुलेट कर लेता था और कई बार तो इसको क्राइम कंसीडर भी नहीं किया जाता था क्योंकि लॉज़ इतने स्ट्रॉन्ग थे नहीं, ठीक है? और उनका मोटिवेशन केवल क्यूरियोसिटी होता था, कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज की तरह लेते थे कि कैसे सिस्टम को समझने के लिए हम उसके लिमिटेशंस को समझने के लिए हम चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं या बायपास कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हैकर कल्चर एरा स्टार्ट हुआ 1980s में। उसमें क्या पीसी जो है पर्सनल कंप्यूटर उसका इमरजेंस आने लगा, लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर्स आने लगे और बुलेटिन बोर्ड सिस्टम अर्ली नेटवर्किंग का टाइम था वो। तो उस टाइम ना हैकर्स जो है वो सिस्टम्स को एक्सप्लोर करने लगे, ऐसे देखने लगे कि कहाँ सिक्योरिटी में वल्नरेबिलिटी है, हम उसको सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? और हैकिंग को जो है एक टेक्निकल चैलेंज की तरह देखा जाने लगा, ठीक है? तो इस टाइम में कॉमन एक्टिविटी क्या होती थी, किसी का पासवर्ड क्रैक कर लेना, कोई फ़ोन को फ्रीक कर लेना और किसी रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम्स में एंट्री कर लेना। तो ये हैकिंग कल्चर एरा में होता था, उस टाइम में साइबर क्राइम, ठीक है? उसके बाद जैसे-जैसे इंटरनेट एक्सपेंशन एरा ये 1990s का एरा है। उसमें इंटरनेट का ज़माना आ गया, तो उससे क्या हुआ कमर्शियलाइज़ेशन और रैपिड ग्लोबल कनेक्टिविटी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ गई। तो जो नेचर जो है साइबर क्राइम का वो इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट होके अब एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी बन गया, ठीक है? ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होने लगी और फाइनेंशियली मोटिवेटेड पैसा कमाने के लिए कि लोगों से पैसा लोगों का ज़बरदस्ती पैसे उनसे ऐंठने के लिए चीज़ें होने लगी। तो इसमें क्या था ईमेल फ्रॉड जो फेक ईमेल्स भेजना, कोई वेबसाइट डिफेसमेंट, कोई वेबसाइट का कॉपी बना के उससे कोई गलत काम करना, कंप्यूटर वायरस भेजना फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क के थ्रू या ईमेल के थ्रू ही, फिर ऑनलाइन फ्रॉड जैसे फेक ईमेल बनाना, लॉटरी स्कैम बोलना, अर्ली फिशिंग टेक्निक्स जो है ईमेल के थ्रू वो स्टार्ट हो गए थे 1990s में जैसे ही इंटरनेट स्टार्ट हुआ। उसके बाद ई-कॉमर्स एंड फाइनेंशियल साइबर क्राइम का ज़माना आ गया, ठीक है? तो इसमें क्या जैसे-जैसे ऑनलाइन बैंकिंग और शॉपिंग वगैरह का ज़माना आया ना, तो एक्सपेंशन ऑफ ई-कॉमर्स जो है फाइनेंशियल सिस्टम को एकदम प्राइम टारगेट बना दिया। तो अब क्या हो गया प्रोफेशनलाइज़ेशन हो गया साइबर क्रिमिनल का। ये ऑर्गेनाइज़्ड ऑपरेशन हो गया, स्पेशलाइज़्ड टूल इस्तेमाल करने लग गए, ग्लोबल कोलैबोरेशन कर लिया, ठीक है? सब मिल के 2-3 देशों के लोग भी मिलके साइबर क्राइम को अंजाम देने लग गए। अब इसमें क्या-क्या क्राइम हो रहे थे? क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होने लग गया, आइडेंटिटी थेफ्ट किसी की आइडेंटिटी चुरा के उसके ऊपर लोन ले लिया या क्रेडिट कार्ड का कुछ डेटा चुरा के वहाँ से कुछ शॉपिंग कर ली। फिशिंग अटैक होने लग गए, स्पाईवेयर एंड कीलॉगर्स लगाने लग गए। स्पाईवेयर जो किसी सिस्टम पे स्पाइंग करना है, क्या एक्टिविटी हो रही है या कीलॉगर्स की मदद से क्या होता था कि कौन-कौन से की प्रेस हो रहे हैं, तो उससे पासवर्ड का अंदाज़ा लगा लेते थे कीलॉगर्स की मदद से कि किसके सिस्टम में कौन पासवर्ड है। उसके बाद मैलवेयर इकोनॉमी भी बढ़ने लगी, मैलवेयर किट भेजे जाने लगे। मैलवेयर ऐसे कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते थे जिसके थ्रू हम किसी के सिस्टम में कुछ ताके-झाँकी कर सकते हैं, कुछ डेटा जो है हम वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? तो ये सब भी होने लग गया। देन सोशल मीडिया एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी का एरा आया। ये तो एकदम लेटेस्ट वन में भी आएगा क्योंकि जो है प्लेटफ़ॉर्म जो है सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स आ गए। तो नया जो है क्राइम वो एकदम सोशल इंजीनियरिंग अटैक टाइप से होने लग गया। लोगों ने फेक प्रोफाइल बनाना शुरू किया और इम्पर्सोनेशन करने लगे। इम्पर्सोनेशन में जैसे किसी और के नाम से प्रोफाइल बना के किसी से पैसा ऐंठने की कोशिश करना। देन साइबर स्टॉकिंग शुरू हो गया, किसी पे नज़र रखा जाने लग गया। हरासमेंट हो गया, किसी को साइबर रूप से किसी को हैरेस कर रहे हैं या डिफेम कर रहे हैं, उसके बारे में गंदी-गंदी बातें लिख रहे हैं, गंदी-गंदी अफ़वाहें उड़ा रहे हैं, ठीक है? और मोबाइल साइबर क्राइम क्या था, वो मोबाइल मालवेयर बढ़ने से एसएमएस फ्रॉड, मैलिशियस ऐप्स वगैरह, कुछ ऐसे ऐप जिसमें कुछ वायरस वगैरह हो, ऐसे बना के मार्केट में रख देना और लोग उसको यूज़ करते थे, जिससे क्या होता था कि उनका पर्सनल डेटा जो है, वो लीक हो जाता था, ठीक है? तो अब जो है, अब देख लेते हैं कि कैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर क्राइम भी होने लग गए कि जैसे
एडवांस साइबर क्राइम या स्टेट स्पॉन्सर्ड में होता है कि कोई स्टेट पूरा का पूरा स्टेट मतलब यहाँ पूरे किसी कंट्री की बात हम कर रहे हैं, पूरा कोई देश ही जब साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है? किसी दूसरे देश पे साइबर क्राइम एक्टिविटी करवाता है। तो एडवांस साइबर अटैक्स में एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट्स जो हैं वो होने लगे एपीटीज़, ठीक है? इसमें क्या है लॉन्ग टर्म इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सिस्टम थ्रू हाइली टारगेटेड अटैक। तो बहुत लंबे समय तक किसी कंप्यूटर को या किसी सिस्टम को हम जो है हैक करके रखेंगे और उनको पता भी नहीं लगने देंगे। तो एडवांस एडवांस साइबर अटैक में आता है, एडवांस एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट्स कहलाते हैं। अब स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी में क्या हो गया कि मान लीजिए किसी दूसरे कंट्री पे कुछ जो है जासूसी करवानी है, उसको बोलते हैं स्पाइनेज, ठीक है? तो यह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए या किसी देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब बर्बाद करने के लिए भी ये सब की जाने लग गई। देन साइबर टेररिज्म भी होने लग गया। इसका जो मकसद है वो फाइनेंशियल नहीं होता था, इसका मकसद है किसी देश में दहशत फैलाना, वहाँ की गवर्नमेंट को अनस्टेबल कर देना, वहाँ के शीत युद्ध, गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़वा देने के लिए। जैसे पब्लिक सर्विस और कम्युनिकेशन सिस्टम को अटैक करना और वहाँ डिस्टेबलाइजेशन फैला देना, ठीक है? ये होता था साइबर टेररिज्म। अब उसके बाद रैनसमवेयर एंड क्रिप्टो करेंसी एरा आ गया कि ये एकदम लेटेस्ट वाला कि रैनसमवेयर क्या होता है? क्या होता है कि जो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वायरस होते हैं जो विक्टिम के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं ताकि आप जो हम मान लीजिए मेरा लैपटॉप मैं खुद ही अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, वो एन्क्रिप्ट हो जाएगा। और जिसने भी ये काम किया वो मुझसे पैसे माँगेगा कि हम आपके डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए मुझे पैसे दो तभी डिक्रिप्ट करेंगे। तो इससे क्या हो गया कि हाई प्रॉफिटेबिलिटी थी और डिप्लॉयमेंट जो था बहुत ही आसान था। लोगों से जो रैनसम माँग रहे थे डेटा को एन्क्रिप्ट करके, तो इसको ही बोलते हैं रैनसमवेयर, ठीक है? और क्रिप्टो करेंसी एरा में आजकल हो ही गया है कि क्रिप्टो करेंसी की मदद से पेमेंट्स होते हैं इधर से उधर, तो मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में लोग जो है साइबर क्रिमिनल्स क्रिप्टो करेंसी की मदद से जो है क्राइम करके पैसे आदान-प्रदान कर लेते हैं और क्रिप्टो करेंसी का तो कोई ऐसा कुछ ट्रेस रह नहीं जाता है, ठीक है? तो इस सब वजह से भी साइबर क्राइम अब बहुत ही एडवांस हो गया है। अब देखते हैं ऑटोमेशन और एआई का क्या यूज़ है साइबर क्राइम में। तो ऑटोमेशन से क्या हो गया है कि बहुत सारे बोट्स बनने लगे हैं, ठीक है? ये बोट्स क्या करते हैं ऑटोमेटिकली अटैक करते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि कहीं का सिस्टम डाउन करना है, तो एक डीडोस अटैक होता है, डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो बहुत सारे सर्विस रिक्वेस्ट एक साथ अगर किसी पर्टिकुलर सर्वर पे किए जाने लगेंगे, तो सर्वर जो है बंद कर देता है उस पर्टिकुलर पोर्ट को थोड़े समय के लिए। तो बोट्स की मदद से अब आदमी की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल आदमी की, मल्टीपल बोट्स क्रिएट कर दो एक ही आदमी और एआई की मदद से हम वहाँ पे डीडोस अटैक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम चाहें तो एआई की मदद से ऑटोमेटेड फिशिंग कर सकते हैं, पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, कंटेंट जनरेशन फेक कर सकते हैं, डीप फेक की मदद से किसी ऐसा कोई ऐसा वीडियो बना दिया लोगों ने जो किसी और का नहीं हो और उसके नाम से हम गलत-गलत चीज़ें अफ़वाहें उड़ा दिए। तो एआई का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है आजकल साइबर क्राइम में, ठीक है? अब देखते हैं कंपैरिज़न डिफरेंट एराज़ में कैसे-कैसे थे। सबसे स्टार्टिंग जो था 1960-70s में इनसाइडर मिसयूज़ था, जो इनसाइडर लोग थे कुछ अंदर के ही लोग वो डेटा एक्सप्लोर करने के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए कुछ ऐसा क्राइम करते थे। देन 1980s में हैकर कल्चर स्टार्ट हुआ, हैकर एक्सप्लोरेशन हुआ। उसके बाद 1990s में जैसे ही इंटरनेट स्टार्ट हुआ, इंटरनेट बेस्ड अटैक स्टार्ट होने लगे। देन 2000 ईस्वी में फाइनेंशियल साइबर क्राइम बढ़ गया, जैसे ही मोबाइल बैंकिंग और वो जो ई-कॉमर्स वगैरह शुरू हुआ तो वो सब हुआ। देन 2010 के आस-पास सोशल इंजीनियरिंग जैसे सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ, तो सोशल इंजीनियरिंग की मदद से साइबर क्राइम होने लगे और प्रेज़ेंट जो कल्चर है वो ऑर्गेनाइज़्ड एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड है। एकदम मिल के क्रिमिनल सब आपस में ऑर्गेनाइज़ तरीके से और पूरी की पूरी कंट्री भी कई बार इन्वॉल्व रहती है साइबर क्राइम में। तो इस तरह का कल्चर अब आया है, इस तरह से चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। अब देख लेते हैं कि ड्राइवर और इम्पोर्टेंस क्या है? तो कौन-कौन से वो की फैक्टर्स हैं जो साइबर क्राइम को ड्राइव करते हैं? देखो, एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, साइबर क्राइम बढ़ गया है। इंक्रीज़ कनेक्टिविटी कनेक्शन बढ़ा है, कनेक्टिविटी ग्लोबल बहुत बढ़ गई है, उससे भी साइबर क्राइम बढ़ रहा है। सर्विस जो है डिजिटलाइज़ेशन हो गया, हर चीज़ अब डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध है, इसीलिए भी साइबर क्राइम बढ़ गया है। देन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लोग मतलब इससे कमा लेते हैं बहुत कम टाइम में साइबर क्राइम के थ्रू गलत तरीके से, तो इसीलिए भी ये बढ़ रहा है। देन वीक ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क, लीगल ऐसा कुछ है नहीं कि 2 डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में मिलके इसको सॉल्व करें, ऐसा कोई फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है नहीं, तो इस वजह से भी चीज़ें काफ़ी बढ़ रही हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम फ्यूचर थ्रेट को रोक सकें, फ्यूचर साइबर क्राइम को रोक सकें इसीलिए, देन बेटर सिक्योरिटी सिस्टम बना सकें, ठीक है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए, लीगल फ्रेमवर्क को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकें, एज़ वेल एज़ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर सकें, इसलिए भी हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या-क्या चैलेंज हैं जो इसके इवैल्यूएशन से आए हैं। सबसे पहले तो फास्टर साइकिल हो गया है। आजकल जो है अटैक साइकिल काफ़ी फास्ट हो गया है, बहुत जल्दी-जल्दी अटैक्स हो रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ में एक साथ हो जा रहे हैं, वो चीज़ें होती हैं। देन कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी जो है अटैक की बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से अटैकर्स को पकड़ना मुश्किल हो गया है। देन कोऑर्डिनेशन, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया है क्रिमिनल्स के बीच, तो 2-3 देश
कि क्रिमिनल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके अटैक करते हैं और लास्ट में एट्रिब्यूशन। तो अगर आइडेंटिफ़ाई करना हो क्रिमिनल का सोर्स ऑफ अटैक को, तो वो भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोग वीपीएन का यूज़ कर रहे हैं और एन्क्रिप्टेड चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं, वो साइबर क्रिमिनल को पकड़ने में आ रहे हैं। तो आई होप आप लोग को इवोल्यूशन समझ में आया होगा, जिसकी मदद से हम आसानी से